नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो कल रात 2 बजे वक्फ का बिल पास हो गया और आपके सामने यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि वक्फ के मसले पर कौन किस तरफ खड़ा है। जो लोग टोपियां लगा के इफ्तार देकर बड़ी बड़ी बातें करके मौलानाओं और इमामों की थोड़ी बहुत तनख्वाह बढ़ा के खुश करना चाह रहे थे, वो लोग वक्फ बिल के मामले पर कई बार तो भारतीय जनता पार्टी से भी आगे निकल गए। लल्लन सिंह, जेडीयू के एमपी, ये जो भाषण कल दे रहे थे, वो भाषण अगर आपको सिर्फ सुनाया जाए, अगर आपको देखने को ना मिले कि कौन सा आदमी भाषण दे रहा है, तो आपको लगेगा कि वो जेडीयू के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह जो हैं, उनकी पार्टी के बिल्कुल कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल वही भाषा बोल रहे थे। मतलब मोदी जी मुसलमानों का कितना कल्याण चाहते हैं, यह सुन के मेरा तो कलेजा फट रहा था। मुझे तो लग रहा था कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही भला चाहते हैं और किसी का भला चाहते ही नहीं है। भले जो भी बयान उन्होंने दिए हों, भले जब से वो प्रधानमंत्री बने एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, केवल हिंदू मुसलमान करके पिछले 11 साल 12 साल से राजनीति इस देश में हो रही हो, लेकिन दावा यह कि हम मुसलमानों का भला कर रहे हैं। कभी एक झोला भिजवा दिया जिसमें सिवैयां थोड़ी सी होंगी, 2 कपड़े होंगे और वो सौगात बन गई, और बदले में क्या क्या छीन लिया वो बताने की जरूरत नहीं है। तो नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि इनके जो एमपीज हैं, अगर कभी कुछ हुआ, अगर नीतीश कुमार पलटने की कोशिश भी करेंगे तो इनके एमपी भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे और राज्य के अंदर भी एमएलएस की एक बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर चली जाएगी। नीतीश कुमार से अगर कोई उम्मीद पाले आप बैठे हैं, तो अब कम से कम समझ जाइए कि अगले चुनाव में आपको, अगर आप सेकुलर हैं, तो आपको नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है। अगर सेकुलर होते हुए आप नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं, तो बहुत सीधी सी बात है कि आप भरम कितना भी पाल लें, आप असल में भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे रहे हैं। और यही हालत टीडीपी की है, यही हालत जयंत की है, राष्ट्रीय लोक दल के, यही हालत पासवान जी के सुपुत्र की है, यही हालत बाकी उन सब की है जो कल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए। हालांकि जो आपने पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, इस देश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, उसका एक असर जरूर दिखाई दिया वक्फ के बिल पे। इसमें जो पहले आया था बिल और इसमें 14 फर्क थे, 14 पॉइंट्स ऐसे थे जो बदले गए थे जेपीसी के अंदर। बाकी विपक्ष की बात तो नहीं सुनी गई, लेकिन टीडीपी और जेडीयू की थोड़ी बहुत बात सुनी गई और 14 इसमें बदलाव किए गए। जैसे सबसे बड़ा बदलाव तो ये ही है कि ये जो कानून है, ये 2025 के पहले से लागू नहीं होगा, यानी पुरानी जो संपत्तियां हैं उन पर लागू नहीं होगा। लेकिन ये अपने आप में एक भ्रम है। जो पुरानी वक्फ रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं उन पर तो लागू नहीं होगा, लेकिन जिनको लेकर विवाद चल रहा है उन पर तो तुरंत लागू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि केवल उत्तर प्रदेश का अगर मामला ले ले, बाकी छोड़ दीजिए पूरा देश, तो 100 में से 96 ऐसी हैं, 96% वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर विवाद चल रहा है। और यह कानून जिस दिन लागू होगा उस दिन ही उनको सरकारी संपत्ति बना दिया जाएगा, क्योंकि इसमें एक प्रावधान है कि जहां विवाद है उसमें जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है उनको सरकारी संपत्ति माना जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में यह अखबार बता रहा है कि 96% संपत्तियां वक्फ की ऐसी हैं जिनको सरकारी संपत्ति माना जा सकता है इस कानून के पास होने पर। तो टीडीपी जो अपनी पीठ थपथपा रही है, कल भी मैंने इसकी बात की थी कि हमने बहुत बड़ा संशोधन लागू करवा दिया, उसकी असलियत मैंने आपको बताई कि यह केवल उन पर लागू होगा जो वक्फ रजिस्टर्ड है। जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है, जिन पर वक्फ का दावा है, वो सारी संपत्तियां इससे बाहर रहेंगी और ऐसी संपत्तियों को आराम से सरकार सरकारी संपत्ति में बदल सकती है। हुआ यह है कि डीएम के हाथ में पहले सब कुछ दिया जा रहा था, लेकिन अब डीएम नहीं करेगा, अब राज्य सरकार का नॉमिनेटेड ऑफिसर करेगा। क्या फर्क पड़ता है जरा मुझे बता दीजिए। पीठ तो ठोक रहे हैं जेडीयू के लोग और टीडीपी के लोग कि हमने बहुत बड़ा चेंज करवा दिया, लेकिन डीएम हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड ऑफिसर हो,
फर्क क्या पड़ जाएगा? काम तो वो स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर ही करेगा। क्या योगी सरकार कोई ऐसा ऑफिसर नॉमिनेट करेगी जो योगी के खिलाफ चला जाए, जो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग के खिलाफ चला जाए? तो ये भी जो चेंज हुआ है इसका कोई खास मतलब नहीं है। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होंगे। कल अमित शाह जी कह रहे थे कि बोर्ड में कोई गैर मुसलमान नहीं होगा, लेकिन यह फैसला कहता है कि इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे ही होंगे। जो भी वक्फ बोर्ड बनेगा उसमें 2 ऐसे लोग होंगे जो गैर मुस्लिम होंगे। इनको कौन नामित करेगा? स्टेट गवर्नमेंट नामित करेगी। स्टेट गवर्नमेंट नामित करेगी तो कैसे लोगों को नामित करेगी आप अच्छी तरह से जानते हैं, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट हों, चाहे यूपी में तमाम सारे मुस्लिम नेता हों, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ कैसे बिके हुए हैं, कैसे वो 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी की ही जबान बोलते हैं। तो ऐसे में जब वो वक्फ बोर्ड में शामिल होंगे, कुछ ऐसे मुसलमानों को शामिल कर लीजिए जो बीजेपी की जबान बोलता हो, और 2 हिंदुओं को शामिल कर लीजिए जो बीजेपी की जबान बोलते हो, तो वो वक्फ बोर्ड कैसा होगा ये आप समझ सकते हैं। तो ये जो 14 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉइंट्स ऐसे ही हैं जिनका कोई खास असर होने वाला नहीं है। इसका प्रचार ऐसे किया जा रहा है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ऐसे कह रहे हैं कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि औकाफ की सारी संपत्तियों पर तिया पांचा करने के लिए यह जो कानून लाया गया है, यह कानून दरअसल अल्पसंख्यकों की अस्मिता पर सीधा सीधा प्रहार है। यही वजह है कि जब संसद के अंदर कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहीं अकाली दल की नेता बोल रही थीं, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आज ये जो मामला है वो मुसलमानों का है, कल सिखों का होगा, परसों ईसाइयों का होगा, और नरसों देवस्थान बोर्ड जो दुनिया भर के हैं, तमाम सारे मंदिरों को चलाने के लिए बोर्ड हैं, उन सब बोर्डों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घुसाने का खेल होगा। कांग्रेस के भी कई नेताओं ने कल बहुत कायदे की बात की है। गौरव गोगोई ने जो भाषण दिया या फिर वारिंग राजा ने जो भाषण दिया, इन सारे लोगों ने इसी बात पर सवाल उठाया कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। 2013 में जो वक्फ का बिल बना था उसमें तो भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, उस पर समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। फिर 2013 से 2025 तक ऐसा क्या बदल गया कि नया कानून लाया गया? सीधी सी बात है कि ये अगले चुनाव तक लोगों के दिमाग में यह भरे रहने के लिए कि अब्दुल की चूड़ी टाइट है, एक खेल किया गया है। अब इस कानून के सहारे कभी कहीं किसी मस्जिद पे हमला होगा, कभी कहीं किसी जमीन पे कब्जा होगा, और इस कब्जे, इस हमले से लोगों के मन में यह भरा जाएगा कि देखो मुसलमानों की अब्दुल की चूड़ी टाइट है और तुम बस पोलराइज होकर हमें वोट देते रहो, हम अब्दुल की चूड़ी टाइट करते रहेंगे। और इसीलिए कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि 2 तारीख का रात का वक्त चुना गया। यह वो वक्त था जब ट्रंप घोषणा करने वाले थे अपनी लिबरेशन की पॉलिसी, यानी रिटेलिएटरी टैरिफ की। पूरी दुनिया की निगाहें थी कि ट्रंप क्या घोषणा करेंगे। भारत में भी मेरे जैसे बहुत सारे लोग लगातार देख रहे थे कि ट्रंप क्या घोषणा करने वाले हैं, और उस समय 2 बजे रात को हमारे यहां तमाशा चल रहा था वक्त का, ताकि लोगों का ध्यान न जाए। कल और आज और परसों लगातार टीवी चैनलों को यह खबर मिली रहे कि वो वक्त को लेकर हिंदू मुसलमान करते रहें और असली जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान न जाए। और यह बिल पास होने के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच गए हैं थाईलैंड। राहुल गांधी के थाईलैंड जाने पर बड़ा हल्ला होता रहा है। अब हमारे प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं थाईलैंड, जहां पर 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। उसके बाद 4 से 6 अप्रैल तक वो रहेंगे श्रीलंका में, यानी अब 6 अप्रैल तक वो देश के बाहर है। और इन सब के बीच बुधवार की रात, देर रात, जब 2 बजे तमाशा चल रहा था हमारे यहां वक्फ का, तो ट्रंप ने घोषणा कर दी सीधे सीधे 26% टैरिफ लगाने का, जिससे 35 अरब से ज्यादा का बोझ पड़ेगा हमारे देश के ऊपर। ट्रंप ने कहा भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। अगर दूसरे देशों की बात करें तो यूरोपीय यूनियन पर 20% का टैरिफ है, 25% का साउथ कोरिया पर है, 24% का जापान पर है। वियतनाम, ताइवान और चीन ऐसे देश हैं जिस पर हमसे भी ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। चलिए अब इस पर जरा देख लेते हैं। लगातार हमारे कई सारे विद्वान मित्र कह रहे हैं इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एक एक सेक्टर करके जरा मैं बात कर लेता हूं कि क्यों इन टैरिफ्स पर बात करनी जरूरी है।
अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करेंगे तो ऑटो सेक्टर में अमेरिका पहले 25% लगाता था और दूसरे देशों से, भारत से जैसे जाता है तो उस पर सिर्फ 2.4% टैरिफ लगता था। अब यह टैरिफ हो गया है 26%। आप समझ सकते हैं 10 गुना टैरिफ हो गया। यानी हमारी जो मोटरसाइकिलें, हमारे यहां बनी हुई जो मोटरसाइकिलें अमेरिका में बिकती थीं, अब उनकी कीमतें कितनी बढ़ जाएंगी यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर वो 106 रुपए में मिल रही थी तो अब वो बढ़ के 126 रुपए हो जाएंगी। जाहिर है जब ये महंगा होगा तो वहां की मार्केट में इसका डिमांड गिर जाएगा, और जब मार्केट डिमांड गिर जाएगा तो हमारा निर्यात और कम हो जाएगा। और भी अगर दूसरी चीजों का आप देखें, चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनियों का देखें, चाहे ऑटो पार्ट्स का देखें या बाकी सारी चीजों का देखें, हमारे निर्यात पर इसका बुरा असर पड़ने वाला है। अब आप देखिए, यह टैरिफ आया, चीन ने तुरंत पलट के क्या निर्णय लिया, उसने अपनी कंपनियों से कहा कि अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट बंद कर दो, रोक लगा दी कि हमारी कंपनियां अब अमेरिका के अंदर पैसा डालेंगे ही नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। जापान और साउथ कोरिया, साउथ कोरिया तो आप कह सकते हैं अमेरिका की ही औलाद है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरिया को दो हिस्सों में बांटा गया, एक हिस्से पर रशिया की गुंडागर्दी चलती रही, एक हिस्से पर अमेरिका की गुंडागर्दी चलती रही, तो साउथ कोरिया अमेरिका वाला हिस्सा है। साउथ कोरिया में अमेरिका का सारा कुछ चलता है, लेकिन वो साउथ कोरिया और वो जापान जिसका सुरक्षा का सारा काम अमेरिका देखता है, वो साउथ कोरिया और जापान चीन के साथ बैठकर अमेरिका का ये जो टैरिफ है इसका कैसे मुकाबला किया जाए इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। बदले में कैसे ऐसे टैरिफ्स लगाए जाएं, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं और नए मार्केट तलाशे जाएं, आपस में व्यापार किया जाए कि अमेरिका के इस टैरिफ का उनके ऊपर कोई असर ना हो। इस पर बातचीत कर रहे हैं चाइना, साउथ कोरिया और जापान। जबकि चाइना और साउथ कोरिया का रिश्ता हमेशा 36 का रहा है, क्योंकि चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा दिखाई देता है, और चाइना और जापान के बीच का रिश्ता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही बेहद खराब रहा है, क्योंकि जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना में काफी सारी तबाही मचाई थी। लेकिन यह सब भूल के वो अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं। कनाडा सीधे सीधे धमकी दे रहा है। यूरोपीय यूनियन जो है उसकी मीटिंग हुई और उसने कहा कि अमेरिका जो ये कर रहा है उसके खिलाफ रिटेलिएटरी करने के लिए हम एकदम तैयार बैठे हुए हैं। और भारत क्या कर रहा है? भारत के प्रधानमंत्री चुपचाप निकल गए विदेश यात्रा पर, कोई बयान नहीं। रात को यह टैरिफ लागू हुआ है, अभी तक कोई सरकारी बयान मैं नहीं पढ़ पाया हूं। तैयारी की बात तो आप छोड़ दीजिए, सारा मीडिया लगा हुआ है वक्फ वक्फ वक्फ, बस सारा मीडिया हिंदू मुसलमान पे लगा हुआ है, यह साबित करने पे लगा हुआ है कि मोदी जी तो मुसलमानों का बड़ा भला कर रहे हैं। जो मोदी जी एक मुसलमान को टिकट नहीं दे पाते हैं, जो खड़े होकर भाषण देते हैं, कपड़ों से पहचाना जा सकता है, वो मुसलमानों का भला कर रहे हैं, और हमारा गोदी मीडिया उस पर ताली बजा रहा है और हमारे विपक्ष के प्रवक्ता वहां जाकर गालियां खा रहे हैं। लेकिन ट्रंप के टैरिफ पर वो गोदी मीडिया खामोश है। कहीं एक सवाल नहीं पूछा जा रहा है, कोई यह नहीं कह रहा है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया, जबकि भारत ने अपने टैरिफ कम कर लिए थे, उसके बावजूद 26% का टैरिफ लगाया गया है। सबको लग रहा था कि मोदी जी झुक गए हैं, टैरिफ कम कर दिया है अमेरिकी सामानों पर, तो शायद अमेरिका भी टैरिफ ना बढ़ाए। लेकिन मोदी जी को दोस्त कहते कहते उसने 26% का टैरिफ लगा दिया। और हमारे यहां क्या चल रहा है? पहले वक्फ बिल पास हुआ और उसके बाद लगे हाथ मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया गया। रात के 2 बजे अमित शाह जी ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया। रात के 2 बजे कितने लोग जगे होंगे? आज के अखबार उठा के देख लीजिए, कितने अखबारों में यह हेडलाइन बनी है। टीवी चैनल खोल लीजिए, कितने टीवी चैनलों पर इस बात पे बहस चल रही है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया गया, यानी अभी तक भी वहां चीजें नॉर्मल नहीं है। क्यों? कोई सवाल नहीं पूछेगा। रात के 2 बजे चुपचाप निपटा दीजिए, आप बड़ी शांति से निपटा दीजिए, सब कुछ खत्म हो गया। हिंदू मुसलमान का इशू ऐसा है कि उस पर शोर मचता रहेगा। अभी बिहार में चुनाव होगा, फिर से टोपी ओपी पहन के पहुंच जाएंगे नीतीश कुमार जी हाथ जोड़े, और बहुत सारे मुसलमान उनको वोट दे देंगे। क्यों देंगे वो जाने, वो उनका वोट है, जिसको चाहे उसको दें। मैं कौन होता हूं बताने वाला, नहीं बताने वाला। टीडीपी का इमामों को, मौलवियों को उन्होंने थोड़ा सा तनख्वाह उनकी बढ़ा दी थी, 2-4 हजार और बढ़ा देंगे, बस वो खुश रहेंगे, उसी में तालियां बजाते रहेंगे, और देश के पूरे संवैधानिक स्ट्रक्चर का सत्यानाश किया जाएगा। हर धर्म को यह अधिकार है कि अपनी संस्थाओं को, अपनी जमीनों को वो मैनेज करे, लेकिन मुसलमानों की जमीनों को, मुसलमानों की संस्थाओं को मैनेज करने के लिए अब उसमें ऐसे लोग घुसाए जाएंगे
जिनकी नीयत ही खराब है। और इन सब के बीच में टैरिफ बढ़ गया। निर्यात की हमारे जो हालत होगी वो देखिएगा। नए मार्केट कहां भारत तलाश रहा है हम नहीं जानते। ब्रिक्स की बात ही करना छोड़ दी मोदी जी ने। एक बार धमकी क्या दी, ट्रंप ने ब्रिक्स की बात ही करना छोड़ दी। तो जो कई सालों की मेहनत से ब्रिक्स बना था, जिसमें रशिया भी शामिल था, जिसमें चाइना भी शामिल था, ब्राजील भी शामिल था, भारत भी शामिल था, अब वो कहां है किसी को पता नहीं है। अगर ब्रिक्स फिर से खड़ा भी होगा तो भारत की उसमें क्या भूमिका होगी कोई नहीं जानता। रशिया के ऊपर उसने सैंक्शन लगाया, आपने रशिया से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दिया। नतीजा यह होगा कि अब आप महंगा तेल खरीदेंगे तो तेल और महंगा मिलेगा, और तेल जब महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में तेल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद वेनेजुएला के खिलाफ उसने स्टेप लिया, आप फिर झुक गए और आपने वेनेजुएला से अंबानी साहब ने तेल खरीदना बंद कर दिया। नतीजा, अब अंबानी साहब को किसी महंगी जगह से तेल खरीदना पड़ेगा। नतीजा, मार्केट में तेल का दाम बढ़ेगा। नतीजा, सारी महंगाई बढ़ेगी। और उसके बाद जब महंगाई बढ़ी रहेगी तो आप हिंदू मुसलमान का गाना बजाते रहिएगा, महंगाई का असर कम हो जाएगा। फिर कोई सौगात मिल जाएगी, 5 किलो अनाज मिल जाएगा, एक कोई थैली मिल जाएगी, एक कोई झोला मिल जाएगा, और आप इसी में खुश रहिएगा। 2-4 लिंचिंग हो जाएगी, छोटे मोटे दंगे हो जाएंगे, किसी औरंगजेब की कब्र निकल आएगी, कोई और तमाशा हो जाएगा, और हमारे सोशल मीडिया पर राणा सांगा, बाबर, औरंगजेब सब डिस्कस हो जाएगा। बस नहीं डिस्कस होगी तो महंगाई नहीं डिस्कस होगी। यह सवाल नहीं डिस्कस होगा कि लोग बेरोजगारी से इतना थक गए हैं और सरकार से इतने नाउम्मीद हो गए हैं कि लोगों ने नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया है। यह कभी डिस्कस नहीं होगा। यह कभी डिस्कस नहीं होगा कि अस्पतालों में हमारे पास एम्बुलेंसेज नहीं है, लोग खटिया पर ढोकर ले जा रहे हैं मरीजों को। यह कभी डिस्कस नहीं होगा कि अगर टॉप 10% को हटा दें तो हमारी जो स्थिति है वो बिल्कुल किसी अफ्रीकन देश जैसी है। देश में इतने हद दर्जे की गरीबी आ चुकी है। हालत यह है कि जितनी भी कंपनियां हैं वो इसी 10% को ध्यान में रखकर चीजें बना रही हैं, और बाकी जो 90% हैं वो गिबली खेलने में बिजी हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जितने एआईस को आप अपनी तस्वीरें और इंफॉर्मेशन देते हैं वो उनकी हो जाती हैं, और उसके बाद जैसे चाहें वो इस्तेमाल करें। लेकिन देश को पहले रील्स में उलझा दिया गया है, गिबली में उलझा दिया गया है, ग्रोक एक नया खेल आ गया है। हर आदमी ग्रोक से सवाल पूछ रहा है, और बाकी जो टाइम बच रहा है उसमें हिंदू मुसलमान है ही कोई ये बात सोचने को तैयार ही नहीं है कि देश की आर्थिक हालत कितनी चौपट होती जा रही है। जिस समय होना यह चाहिए था कि अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद मंत्रिमंडल बैठता, दूसरे देशों से बात करता, नए मार्केट की तलाश की बात होती और अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की बात होती। वहां अडानी जी बीच में लटके हुए हैं। आखिर अडानी के खिलाफ केस है अमेरिका में, यहां से ज्यादा कुछ हुआ तो अडानी को उठाने की बात आ जाएगी। संबंध तो पहुंच ही चुका है, इसलिए सब खामोश बैठे हुए हैं। अमेरिका जो चाहे बोल दे। अमेरिका ने यहां तक बोल दिया कि मोदी को हमने इतना पैसा यूएसएड ने दिया था, उस पर भी खामोशी बनी रही। चाइना जमीन कब्जा करता जाए, अमेरिका आपकी बेइज्जती करता जाए, लेकिन आप तो विश्व गुरु हैं, क्योंकि आपका व्हाट्सएप सुबह से फैला चुका होगा कि टैरिफ जो बढ़ा है उसमें भारत का फायदा है। तो करते रहिए हिंदू मुसलमान, मस्त रहिए इसी में, इफ्तारी खाते रहिए टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू के यहां, या फिर रामविलास पासवान के बेटे जी के यहां, या जयंत जी के यहां, या फिर नीतीश कुमार जी के यहां, और तालियां बजाते रहिए, खुश होते रहिए। यहां आपके पैर के नीचे से आपके सारे अधिकार भी छीने जा रहे हैं, और जिससे दाल रोटी चलती है वो रोजगार भी छीने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी थाईलैंड से और ज्यादा खुश होकर आएंगे, श्रीलंका से और ज्यादा फ्रेश होकर आएंगे, यही हमें उम्मीद है। रहा सवाल आपका, तो आपकी चिंता किसको है? जिस गोदी मीडिया को आपने सर पर बिठाया था वो आज क्या कर रही है आप सब जानते हैं। और ऐसे में अगर आपको लगता है कि हमारे जैसे लोगों की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो सच कड़वा भले हो लेकिन दूर तक पहुंचना चाहिए, तो हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारी ताकत बनिए, हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमें सीधी मदद कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते और चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। आप हमारी ताकत बनेंगे तो हम बिना डरे अपनी बात कहते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।